हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस में। और BA 6 सेम के लिए एक बहुत अच्छी खबर या बुरी खबर कहूँ वो ये है कि आप सभी के एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो हमारे पास बहुत सीमित समय है और अपने सिलेबस को कवर करने का और साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियोस को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और इस चैनल और आपका दोस्त गौरव। और इस दोस्ती के रिश्ते को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं BA 6 सेम की तरफ। और हाँ, अब हम और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं BA 6 सेम का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। बुक का नाम है GIS एंड रिमोट सेंसिंग विद क्वांटिटेटिव मेथड और इस लेसन का नाम है रिमोट सेंसिंग। देखिए, रिमोट सेंसिंग और GIS की इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी सबसे पहले मौजूद है। अपने पहले 2 लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले उन वीडियो को कंसर्नली देख लें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। तो चलिए, आज हम अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बोरिंग बुक्स के पेज हम आपको नहीं दिखाएंगे। आपसे अनुरोध कि आप अपनी नोटबुक्स और पेन पेंसिल साथ में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी समय गवाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो हम बात कर रहे थे GIS रिमोट सेंसिंग का अर्थ। यहां पर GIS शब्द जो है वो भौगोलिक सूचना प्रणाली है। रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या होता है, मानव हमेशा अपने पर्यावरण के बारे में बार बार ज्यादा से ज्यादा जानने का क्या है, जिज्ञासु यानी इच्छुक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव नित्य नए तरीके खोजता रहता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इसी क्रम में सन 1960 के दशक में आई एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से उसने रिमोट एरियाज के संवेदन यानी उसको सेंस किया, बिना छुए किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, सुदूर संवेदन साधारणतः एक वैज्ञानिक विधि है। यह जो हमारी आंख, कान, नाक से रोज करते हैं, यानी हम सेंस करते हैं। हमारे जो बॉडी होती है उसके कितने सिक्स सेंसेस होती है बॉडी के अंदर, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये जैसे हम डेली सेंसेस करते हैं, स्वाद चखते हैं, ओके, और फिर हम सूंघ के बताते हैं वो बदबू है या फिर कोई अच्छी स्मेल है। ठीक, ये रोज हम कार्य करते हैं तथा इसके माध्यम से हम किसी भी दूर वस्तु स्थित उसकी पूर्ण जानकारी मिलती है। सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा सभी पदार्थ प्राप्त करते हैं और बाद में उसे क्या कर देते हैं, वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। ये सभी क्रियाएं हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ी हैं। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हैं जी? तो चलिए, हम बात कर रहे थे, हमारे जो सीनियर फैकल्टी हैं वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें जरूर देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक अच्छे स्टूडेंट है जो काफ़ी समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वो हरियाणा के करनाल ज़िले से मौजूद हैं। तो चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमसे अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और सफ़ेद प्रकाश जो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, 7 कलर्स किसके अंदर, सफ़ेद कलर उसमें मेन होता है और जो अदर कलर होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। जो वो किसी चीज़ पे रिफ्लेक्ट करता है तब उसमें लाल रंग देखने वाली वस्तु को छोड़कर अन्य प्रकाश को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस प्रकार से हमें लाल रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं जी, हमारा जो बहुत अच्छा टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग की परिभाषा। रिमोट सेंसिंग एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी भी स्थान, वस्तु, घटना के संबंध अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह द्वारा, नए जो इसमें संवेदक लगे होते हैं उन द्वारा ग्रहण की गई धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करता है। दूसरे शब्दों में, बिना छुए किसी वस्तु के भौतिक आंकड़ों को प्राप्त कर लेना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार रिमोट सेंसिंग
दूरी से किसी भी वस्तु के तापीय यानी थर्मल, विकिरण यानी रेडिएशनल, और कैरेक्टरीज यानी क्या, गुणों को आधार पर उपग्रहों के माध्यम से सूचनाओं को क्या करता है, एकत्रित करता है। ओके, ये पिक्चर के माध्यम से दिखा रखा है। रिमोट सेंसिंग इज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये 3 शब्द इसमें यूज हुए हैं। एक्वायर करना यानी किसी भी एक्वायर करना, हमने सुना होगा अधिग्रहित करना किसी भी चीज को। फिर है इंटरप्रिटेशन करना यानी उसकी व्याख्या करना, और बीच में हमारा जो एक पॉइंट मिस हो गया वो है प्रोसेस करना। सबसे पहले उसको अधिग्रहित किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, फिर बाद में उसकी व्याख्या की जाएगी, और अंत में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी जो चुंबकीय किरणें होती हैं वो धरती पर जाती हैं, और फिर दूसरा प्रोसेस जो होता है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होती हैं, और जो चौथा प्रोसेस होता है वो उसमें ट्रांसपोंडर की सहायता से उन जो डेटाज होता है वो डेटा सेंटर के अंदर चला जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। क्या है इसके अंदर? वैज्ञानिक प्रक्रिया हैं। सबसे पहली जो हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो है आंकड़े अर्जित करना कि हमारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। दूसरा पॉइंट है हमारा वायुमंडल का संचरण यानी प्रोपेगेशन थ्रू टू एटमॉस्फेयर। फिर है थर्ड पॉइंट है हमारा, सब पॉइंट है वो है हमारा पृथ्वी की धरातलीय आकृति, यानी कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, और कहीं पर क्या है, जल खंड मौजूद हैं। ठीक है, यानी जल डमरू मध्य मौजूद है, स्थल डमरू मध्य मौजूद हैं। फिर है संवेदन प्रणाली, यानी हम उन जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उनमें हम कितने अच्छे तरीके के सेंसर्स यूज करते हैं, वो इन चीजों को इंप्लीमेंट करता है। फिर है आंकड़ों का विश्लेषण, इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण। देखिए, जब आंकड़े हमें डेटा सेंटर के अंदर मौजूद होंगे, हमें रिसीव होंगे, फिर हम उन आंकड़ों का क्या करेंगे, आंकड़ों से उत्पादों का चयन करेंगे, व्याख्या और विश्लेषण करेंगे, और फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनता है सूचना उत्पाद करेंगे, और उपयोगकर्ता के पास हमें ये सभी जानकारियां पहुंचानी होती हैं। अब बात आती है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन में छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? तो ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि एक सेकेंड, हाँ जी, कॉस्मिक किरणों की सहायता से लेकर रेडियो तरंगों के सभी उनकी लंबाई के आधार पर वर्णित होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, EMR जिसे हम कहते हैं। EMR एक रेडियो की जो किरणें होती हैं, इसमें भी बहुत सी किरणें क्या होती है, लघु तरंगे होती हैं, मध्य तरंगे होती हैं, और फिर क्या, लंबी तरंगे होती हैं, जो कि आसमान में जो हमारे वो मौजूद होती है, एक लेयर होती है, उसमें वहां तक वो पहुंचती है, जिसके अंदर छोटे छोटे अणु मौजूद होते हैं, और वो उन्हें वापस परावर्तित धरती की तरफ वापस भेज देते हैं। ठीक है, यदि सूर्य के प्रकाश की किरण किसी भी प्रिज्म की सहायता से अंधेरे में किसी पर्दे पर डाल दी जाए तो बहुरंगीय पट्टियां बनती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या क्या मौजूद, गामा रेज मौजूद होती हैं। ठीक, ये आप एग्जाम में लिखना सुनिश्चित करें, कौन कौन सी रेजेस होती है, गामा रेज, एक्स रेज, किरण रेज, और पैराबैंगनी किरणें, और दृश्य किरण यानी विजिबल रेंज, और अवरक, इंफ्रारेड, अवरक्त है, ये गलत शब्द यूज हुआ है, इसमें अवरक्त होना चाहिए, माफ कीजिएगा। हैं उसमें नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के जो स्पेक्ट्रम हैं उसके भागों का वर्णन। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा गामा रेज रीजन, सेकंड है हमारा एक्सरे रीजन, थर्ड है हमारा पैराबैंगनी किरण रीजन, फिर फोर्थ है हमारा विजिबल रेज रीजन, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड रीजन, लघु तरंग रीजन, उसके बाद है हमारा रेडियो रीजन। तो ये कुछ एक ऐसा है, और इसमें डायग्राम के हिसाब से भी आपको दिखाई हुई है ये चीजें कि यहाँ पर
जो सबसे पहले जो हम यानी रेज जो आती हैं, इसके अंदर हमारी सबसे पहले आती है गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद लाइट, उसके बाद रेडिएंट हीट, रेडार एंड टेलीविजन एंड रेडियो। तो ये कुछ EMR के ये डायग्राम हैं जिसमें इसकी वैल्यूज दिखाई हुई हैं। अल्ट्रामीटर के बाद यानी फिर में आपको दिखाई गई है। कुछ इस तरीके से इसकी हाइट होती है और इसमें वेवलेंथ होती है, माइक्रोवेव रेडियस होती है इसके अंदर। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में है कुछ मुख्य शब्द, जैसे कि तरंग की लंबाई। कोई भी तरंग होती है उसकी एक अपनी लंबाई होती है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है पूरे कंपन के समय जितनी दूरी तय करती है उसको हम तरंग लंबाई कहते हैं। फिर है तरंग आकृति। तरंग आकृति एक निश्चित अवधि के साथ जितने भी शीर्ष बनाती है, यानी जितने भी यहाँ पर शीर्ष बने हुए हैं इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही हैं फिगर में, ये इसकी क्या आवृत्ति कहलाती है, यानी फ्रीक्वेंसी। ये कितने बार दोलन में कर रही है, यानी कितनी बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रही है। फिर तरंग वेग कि वह कितनी दूरी कितने प्रति सेकंड के हिसाब से तय करती है, वो क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है, या तरंग चाल या फिर तरंग वेग इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है वायुमंडलीय खिड़की की अवधारणा। देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको छोटे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और वैसे भी ये अपकमिंग नेट JRF के भी उसमें रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब सौर विकिरण पृथ्वी से टकराकर वापस आता है तो वायुमंडल में मौजूद वेपर्स क्या होते हैं, जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन 8 से 13 UM के विकिरण को अवशोषित होता है जिसे हम करते हैं, ठीक है, जिसे वायुमंडलीय खिड़की के रूप में जाना जाता है। दृश्य और अवरक्त प्रदेशों में वायुमंडलीय खिड़की क्या है, विद्यमान है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है सुदूर संवेदन में विभिन्न प्रकार के विभेदन। सबसे पहला है स्थानिक विभेदन, दूसरा है स्पेक्ट्रल विभेदन, तीसरा है रेडियोमेट्रिक विभेदन, चौथा है हमारा सामयिक यानी टेम्पोरल रेजोल्यूशन। विभेदन क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है स्थानिक विभेदन। इसका अर्थ है कि धरातल के पास स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मध्यम न्यूनतम जो होती है यह किसी प्रतिबिंब एक दूसरे के पृथक देखा जा सके, यानी अलग अलग देखा जा सके, इसे हम स्थानिक विभेदन कहते हैं। फिर स्पेक्ट्रल क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग बैंड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं जो हमारे रेजोल्यूशन को दिखाते हैं। फिर है रेडियोमेट्रिक विभेदन। इसकी 8 बिट 256 के बराबर इसका वैल्यू होती है। फिर है सामयिक यानी टेम्पोरल। उपग्रह जब निश्चित अवधि पर पृथ्वी की स्कैनिंग करते हैं और सामयिक विभेदन के चक्रीय अवलोकन को दिखाता है। गतिशील तत्वों की अवलोकन हेतु सामयिक विभेदन का कम होना बहुत जरूरी है। ये इसमें कलर दिखाए हुए हैं, कलर वैल्यूज जो होती हैं। रेड कलर की जो वैल्यू होती है वो 600 से 700 होती है। येलो कलर की वैल्यू लगभग अच्छा इसमें कलर्स होते हैं, और माफ़ कीजिएगा ये वैल्यूज़ नहीं है, ये कलर है। 600 से 700 कलर होते हैं, 550 से 600 होते हैं, फिर 500 से 550 और 400 से 500। तो ये इस तरीके के यहाँ पर आपके कंप्यूटर में भी ऐसे कलर दिखाई देते होंगे, या फिर हम जब फ़ोन के अंदर फ़ोटो एडिट करते हैं और हम कलर सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से 400 से अधिक कलर जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये था आज का, थोड़ा सा आगे का भी थोड़ी जानकारी है। फिर अब बात आती है हमारे कृत्रिम उपग्रह। सबसे पहले है भूस्थैतिक उपग्रह। ये वे उपग्रह होते हैं जो कोणीय वेग पर पृथ्वी के वेग के समान होते हैं, जिस कारण पृथ्वी धरती की तुलना में वे एक स्थान पर रुके हुए दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है और ये उपग्रह संचार सेवा व मौसम के पूर्वानुमान में काम आते हैं। उदाहरण इनसैट, GOMS, GOESW, जो ये तीनों सैटेलाइट हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ की हैं।
फिर है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। ये उपग्रह ध्रुव से ध्रुव के ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर, या फिर ये कुछ ऐसे चक्कर लगाते हैं। इनकी ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर होती है। ये रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं, जैसे IRS, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। NOAA ये है USA का। स्पोर्ट जो है फ्रांस का है। क्लियर? चलिए, सुदूर संवेदन का इतिहास देखिए। सुदूर सर्व फोटो के विकास का प्रारंभिक चरण जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में ऊंची इमारतों पर फोटो ली जाती थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय खुफिया ढंग से इन तस्वीरों को लिया जाता था, जैसे कि गुब्बारे की सहायता से। आज भी जो चीन है वो अमेरिका की खुफिया तस्वीरें लेता है, और कहा यह जाता है कि आने वाले विश्व युद्ध में वही शक्तिशाली देश बनेगा जिसकी जो एरियल फोटोज है वो हाई क्वालिटीज की होंगी। ठीक है, इसके लाभ देखेंगे जी। और रिमोट सेंसिंग के लाभ है वो है क्षेत्र का मानचित्रण, दूसरा है हमारा विभिन्न तत्वों के आंकड़े, थर्ड है हमारा विभिन्न मापनी के आंकड़े, फोर्थ है हमारा पुनरावृत्ति यानी रिपेबिलिटी, और फिफ्थ है हमारा विभिन्न विपरीत रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक आपदा के समय महत्व, और पूरी नवीनतम सूचना, आंखों के परे देखने की शक्ति। ठीक है जी, ये कुछ सैटेलाइट्स के नाम दिए गए हैं। स्पुतनिक जो कि रशिया की है, USSR, टीरोस जो कि है USA की, NOAA ये भी USA की है, स्पॉट भी फ्रांस की है, लैंडसेट USA, इग्नोस ये भी USA की प्राइवेट कमर्शियल है, क्विक वर्ल्ड ये भी USA की प्राइवेट कमर्शियल है, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये इंडिया की है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।